स्टूडेंट्स आज स्टडी करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दैट इज पॉलीमराइजेशन एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स में स्पेसिफिकली पीवीसी एंड नायलॉन को स्टडी करेंगे। पहले पॉलीमराइजेशन की डिफिनेशन पे जाते हैं कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको मोनोमर्स कहा जाता है दे कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज चेन लाइक अ नेटवर्क जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स अगर इन नेचर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं नेचुरल पॉलीमर्स की सिल्क, डीएनए, सेलुलोज और हम प्रोटीन की एग्जांपल भी ले सकते हैं एंड नेचुरल पॉलीमर्स। इसके अलावा एक और टाइप है पॉलीमर्स की जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर या सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल है पीवीसी या पॉलीथीन, इसी तरह नायलॉन, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीमर की एक और टाइप भी है जिसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक, अब ये कौन से पॉलीमर्स होंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होंगे जिसमें नेचुरल पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल पॉलीमर में जब हम कोई ग्रुप अटैच करते हैं, ऐड करते हैं सिंथेटिकली, तो उसकी रिजल्ट में बनने वाले पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज नाइट्रेट। ये देखिए सेलुलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, नाइट्रेट हमने सिंथेटिकली अटैच किया है, इससे बन जाता है सेलुलोज नाइट्रेट। इस टाइप की पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है जिसमें नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक पॉलीमर्स दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स आपकी रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का टॉपिक ऐड है, इसलिए हम सिर्फ ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स की 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स कि ये किस टाइप की मोनोमर से बने हैं। टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। सेकेंडली हम सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे भी सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन कि वो पॉलीमर किस टाइप की रिएक्शन से बना है, उसके बेस पे भी हम सिंथेटिक पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मोनोमर की टाइप के बेस पे सिंथेटिक पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट टाइप है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें से मोनोमर्स कंबाइन हो के बार बार रिपीट हो के पॉलीमर्स की लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। मोनोमर की टाइप की बेस पे सिंथेटिक पॉलीमर का एक और टाइप है जिसको कहते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब 2 किस्म की मोनोमर्स बार बार रिपीट होकर पॉलीमर्स की लॉन्ग चेन बनाए, इस टाइप के पॉलीमर को हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस के बेसिस पे सिंथेटिक पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ये सिंथेटिक पॉलीमर की एक टाइप है। अब सिंथेटिक पॉलीमर की इस क्लास में क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? देखिए स्टूडेंट्स, इस प्लास्टिक में जो अगर हम इस प्लास्टिक को हीट करें तो ये मेल्ट हो जाते हैं, अगर इसको दोबारा कूल करें तो ये सॉलिड बन जाते हैं। इसका मतलब है कि ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में रिवर्सिबली चेंज होते रहते हैं, मतलब जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर्स को थर्मोप्लास्टिक का नाम दिया जाता है और ये प्रॉपर्टी इनमें होती है ड्यू टू इंटर
मोलिकुलर फोर्सेस। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे सिंथेटिक पॉलीमर की एक और कैटेगरी है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें अगर लिक्विड प्लास्टिक को सॉलिड प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर ये दोबारा लिक्विड प्लास्टिक में चेंज नहीं होता, क्योंकि ये हीट के लिहाज से थर्मोसेट होते हैं। मज़ीद ये रिवर्स नहीं होता इनटू अनदर फेज, और इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए इन दोनों प्लास्टिक या दोनों सिंथेटिक पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ गया है ना, और इसी डिफरेंस की बेस पे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स। थर्ड टाइप है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स सिंथेटिक पॉलीमर की वो क्लास जिसको अगर आप खींचते हैं तो उसमें चेंज आ जाता है, लेकिन इनमें इलास्टिसिटी होती है। लाइक अगर हम रबर की एग्जांपल लें, हम इसको खींचते हैं, ये दोबारा अपनी शेप जो है वो रीगेन कर लेता है। तो इस टाइप के सिंथेटिक पॉलीमर जिनमें इलास्टिसिटी होती है उनको इलास्टोमर्स का नाम दिया जाता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। लास्ट कैटेगरी पे जाते हैं जिसमें हम सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि वो किस तरीके से किस टाइप ऑफ रिएक्शन से बने हैं, उसके बेस पे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स की टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड टाइप इज कंडेंसेशन पॉलीमर। स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होते हैं उसी तरह हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन भी होती है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है उनको हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन इज दैट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स रिएक्ट टू फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स यूजुअली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसी तरह अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करें तो वो पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की रिजल्ट्स में बनते हैं उस टाइप के पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हर एक स्टेप में आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल कंपाउंड बनता है। लाइक हर एक स्टेप में आपके पास अगर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है या किसी और सिंपल कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उस टाइप की पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम दिया जाता है। एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल में हमारे पास पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा आते हैं। पॉलीस्टायरीन एक्स की बॉक्सेस बनाने में यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास पीवीसी या अगर पॉलीथीन की बात करें तो इनकी भी बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल है नायलॉन। नायलॉन को इन्वेंट किया था केरोदर ने, और केरोदर को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि केरोदर भी नोबेल प्राइज़ होल्डर है, क्योंकि उसने नायलॉन यानी एक सिंथेटिक पॉलीमर को इन्वेंट किया था। चलिए स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं एडिशन सिंथेटिक पॉलीमर पीवीसी की, कि पीवीसी क्या होता है। पीवीसी इज बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए स्टूडेंट्स, पहले पॉलीमर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज़ पीवीसी एंड नायलॉन। एमसीक्यू है कि आपके पास अक्सर क्वेश्चन आता है कि यूरिया इज, ऑप्शन ए होता है पॉलीमर, ऑप्शन बी होता है कंपाउंड, ऑप्शन सी होता है मॉलिक्यूल, एंड ऑप्शन डी हो सकता है ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो याद रखिए कि यूरिया एक पॉलीमर नहीं है, बल्कि इट इज़ अ कंपाउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो याद रखिए कि नायलॉन 66 इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये बाकी दो जो है ना, टिफ्लॉन एंड पॉली प्रोपाइलिन, ये आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स नहीं है, बल्कि ये एडिशन पॉलीमर्स है। तो ये चीज़ें याद रखिए, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट याद रखिए कि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि डीपी स्टैंड्स फॉर। तो याद रखिए डीपी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट दे कि ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि द पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्टन अगेन इन अगेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए होता है थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एंड ऑप्शन सी होता है इलास्टोमर्स, ऑप्शन डी हो सकता है ऑल ऑफ देम। तो याद रखिए अभी हमने स्टडी भी किया कि वो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो बार बार यूज़ होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह हमने बात की कि वो लिक्विड प्लास्टिक से सॉलिड प्लास्टिक में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड प्लास्टिक से लिक्विड प्लास्टिक में कन्वर्ट होते हैं, उसको हमने नाम दिया था थर्मोप्लास्टिक का। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी की। याद रखिए कि पीवीसी को यूज़ किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड चीपर, इसलिए हम कह सकते हैं पीवीसी हैव रिलेटिवली लो कॉस्ट। इसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय मिक्सिंग 100 पार्ट्स ऑफ वाटर, 100 पार्ट्स ऑफ लिक्विड विनाइल क्लोराइड, एक पार्ट हम लेंगे पर सल्फेट कैटलिस्ट का और इसको कंबाइन करेंगे विद 1.5 पार्ट्स ऑफ इमल्सिफायर। इस प्रोसेस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 आवर्स के लिए कैरी करेंगे। सो इसकी रिजल्ट में हमारे पास 90% पॉलीमर्स बनता है और इस पॉलीमर की पार्टिकल साइज 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर होगा। अगर पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एक सिंपल एसिटाइलिन होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन और बोथ साइड्स पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। इसको रिएक्ट करवाएंगे विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये रिएक्शन किस तरह होगा? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह हमारे पास ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन अटेन कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। HCl का हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव कार्बन के साथ। इसी तरह क्लोराइड जो है वो अटैच हो जाएगा विद पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। इसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डबल बॉन्ड। ये क्लोरीन इधर अटैच हो गया है और ये हाइड्रोजन इधर। इस कंपाउंड में ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट भी था। ये देखिए हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना है, ये होगा क्लोरो ईथीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड जो है वो पॉलीमराइजेशन अंडरगोज करेगा और कन्वर्ट होगा इनटू पॉलीमर। कौन से पॉलीमर में? पॉलीविनाइल क्लोराइड में। ये देखिए विनाइल क्लोराइड एक्ट करेगा एज अ मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाएंगे। मोनोमर्स विनाइल क्लोराइड है, इसलिए इसका जो पॉलीमर होगा वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। इस पॉलीमराइजेशन की रिजल्ट में लॉन्ग चेन बन जाती है जिनको हम पीवीसी का नाम देते हैं, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्ट करता है एज अ पॉलीमर और इसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। अगर इनकी यूजेस की बात करें या इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखें कि रिजिड पीवीसी इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ इजीली अवेलेबल, इट हैव मोर डेंसिटी देन अदर प्लास्टिक्स। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 होती है, इसकी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पीवीसी का 82 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एग्जांपल की बात करते हैं जो कि नायलॉन है। नायलॉन की टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 610। अभी आपको इन दोनों के डिफरेंस का भी पता चल जाएगा कि नायलॉन 6 एंड नायलॉन 610 में क्या डिफरेंस है। नायलॉन की प्रिपरेशन के लिए कोई डाई अमीन लेंगे। डाई अमीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 2 अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इस डाई अमीन को रिएक्ट करवाएंगे विद डाईओइक एसिड या हम इसको कह सकते हैं डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डाईओइक एसिड का क्या मतलब होता है? डाईओइक एसिड,
डाइओइक एसिड या डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मौजूद हो। स्टूडेंट्स, ये डाई अमीन ऐड करेगा विद डाई बाइसिक कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके रिजल्ट में हमारे पास नायलॉन बनेगा। लेकिन कौन सा नायलॉन बनेगा? नायलॉन 6,6। ये 6,6 देखिए ये क्या इंडिकेट करता है? ये पहला 6 ही इंडिकेट कर रहा है कि वो डाई अमीन होगा जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 6 हो, मतलब कार्बन चेन लेंथ जो है वो 6 कार्बन एटम से बना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेक्सामीथाइलिन डाई अमाइन होगा। ये देखिए ये हेक्सामीथाइलिन डाइअमाइन है। ये देखिए इसमें 6 जो है मिथाइलिन ग्रुप्स है और 2 अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको डाइअमाइन कहा जाता है। 6 आपके पास शो कर रहा है हेक्सामीथाइलिन को, यहाँ पे नायलॉन में 6 ये शो कर रहा है कि इस कंपाउंड में 6 मिथाइलिन ग्रुप्स मौजूद होने चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स ये दूसरा 6 ये शो कर रहा है कि आपका जो डाइओइक एसिड है उसका चेन लेंथ भी 6 कार्बन एटम्स का होना चाहिए और उसको हम नाम देते हैं हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये देखिए काउंट करिए, ये हमारे पास हेक्सेन डाइओइक एसिड है। ओइक एसिड का मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, डाई का मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होंगे, हेक्सा का मतलब है या 6 का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। ये देखिए इसमें 4 जो है वो मिथाइलिन ग्रुप्स है और 1 2 कार्बन एटम्स ये है और 4 कार्बन एटम जो है वो मिथाइलिन ग्रुप के है। इसका मतलब है कि इस डाइओइक एसिड में भी 6 कार्बन एटम्स होंगे। हेक्सेन डाइओइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एडिपिक एसिड। ये चीज़ याद रखिए एमसीक्यूज के लिए कि हेक्सेन डाइओइक एसिड को एडिपिक एसिड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को फोकस करें, ये हमारे पास है 1,6 डाई अमीन हेक्सेन, दिस वन, और ये वाला हमारे पास है हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब रिएक्शन किस तरह होगा? हमारे पास ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैच हो जाएगा विद 1 हाइड्रोजन ऑफ दिस अमाइन ग्रुप, ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इससे ये एक हाइड्रोजन चला जाता है, इसका एक हाइड्रोजन रह जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो इस नाइट्रोजन एंड कार्बन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हो गई है, वो निकल जाता है और नाइट्रोजन एंड कार्बन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बाकी पार्ट जो है उसी तरह एज सच हम लिख सकते हैं CH2 होल 4 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH। ये देखिए इस अमाइन ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकल गया था इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। इसका रिमेनिंग पार्ट मेंशन करेंगे। 6 मिथाइलिन ग्रुप्स इधर लिखते हैं CH2 6 और यहाँ पे NH2। इस कार्बन एंड नाइट्रोजन की बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। स्टूडेंट्स अब ये देखिए हमारे पास एक यूनिट बन गया है। अब जब बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन होंगे ये एक्ट करेगा एज अ मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर कौन सा होगा? नायलॉन 6,6 बनेगा इसके रिजल्ट्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं नायलॉन 610 का। अब 610 और वो 6,6 नायलॉन में क्या डिफरेंस था ये भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए नायलॉन 610 की सिंथेसिस के लिए भी हमें चाहिए हेक्सामीथाइलिन डाइअमाइन। ये देखिए 6 क्या इंडिकेट करता है? 6 ये इंडिकेट करता है कि इस डाइअमीन में भी 6 कार्बन एटम्स होते हैं। अब ये 10 क्या शो कर रहा है? 10 ये शो कर रहा है कि हम ऐसा डाई एसिड क्लोराइड लेंगे जिसकी चेन लेंथ में 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। एक बात ज़रूर याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है या अगर डाई एसिड क्लोराइड है, याद रखिए कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप एंड पे होने चाहिए। ये देखिए ये अमाइन ग्रुप्स जो है ये एंड पे प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम इस डाई एसिड क्लोराइड को देखें तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईच एंड पे मौजूद है।
स्टूडेंट्स वही मैकेनिज्म है। उसी तरह डाई एसिड क्लोराइड रिएक्ट करेगा विथ हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है, हमारे पास इन दोनों की रिएक्शन के रिजल्ट्स में नाइलॉन 610 बनेगा। इधर हमारे पास ये क्लोरीन जो है ये निकल जाएगा विथ हाइड्रोजन ऑफ दिस अमाइन ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl, वो HCl निकल जाएगा। यहाँ पे इस कार्बन की भी एक बॉन्ड की डिफिशियंसी है और इस नाइट्रोजन की भी एक बॉन्ड की डिफिशियंसी है। इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पर और इसकी रिजल्ट में नाइट्रोजन एंड कार्बन के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज की क्रिएशन होगी और हमारे पास नाइलॉन 610 की फॉर्मेशन होगी।